हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बेटा आज हम अपना बिजनेस मैनेजमेंट का नेक्स्ट क्लास करने चल रहे हैं। क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले आप क्वेश्चन सुनिएगा जिसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में लेवल ऑफ मैनेजमेंट्स कितने होते हैं, ये आपका पहला क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन आपका है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी हम कहें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है, मीन्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, फिर पर्सनल एंड सोशल, ये क्या होते हैं। ये दो क्वेश्चंस हैं आपके जिनका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास हमारा है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट्स। मीन्स हम कहें कि जो हमारा मैनेजमेंट होता है उसके क्या कार्य हैं, उसके क्या क्या फंक्शंस हैं। तो जब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात आती है तो यहाँ पे हम कहें कि डिफरेंट ऑथर्स ने या डिफरेंट मैनेजमेंट सपोर्टर्स ने अपने अकॉर्डिंग किया है कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बताया है, मीन्स मैनेजमेंट का क्या फंक्शन होना चाहिए। और ओवरऑल इन सब के बाद एक हम कहें कि कॉमन मैनेजमेंट का जो फंक्शन होता है, मीन्स इन सब के अकॉर्डिंग क्या कंक्लूजन निकलता है वो हम देखेंगे। कि अगर हम बात करें पहला लूथर गुलिक्स के द्वारा इन्होंने 7 फंक्शंस बताया था मैनेजमेंट का। कि पहला इनका कहना था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। अब देखिए एक चीज़ आपको यहाँ पे बताते हैं कि आप जब हम कहें कि डिफरेंट मैनेजमेंट सपोर्टर्स की जब हम बात करेंगे तो जो उन्होंने फंक्शन बताया है कि सभी का फंक्शन देखेंगे मिलता जुलता है। यहाँ से आप याद रखिएगा कि आप सबके बारे में याद रखिएगा। डायरेक्ट कई बार आपसे पूछ लेता है कि अच्छा इस मैनेजमेंट सपोर्टर ने या आपका कि इस राइटर ने मैनेजमेंट के कितने फंक्शंस बताए। जैसे अभी लूथर की बात करें, इन्होंने 7 फंक्शन बताया, तो आपसे पूछा जा सकता है कि लूथर ने मैनेजमेंट का जो फंक्शन था वो कितना बताया, तो आप 7 आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर अर्नेस्ट डेट की बात करें, इन्होंने भी 7 फंक्शन बोला। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, डायरेक्शन, कंट्रोल, इनोवेशन एंड रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए कि इनका भी क्या है कि लूथर से मिलता जुलता है, बस लास्ट में जाके कि नाम अलग हो रहा है, अलग हो गया। जैसे उन्होंने रिपोर्टिंग एंड बजटिंग बोला, फिर कोऑर्डिनेटिंग बोला, इन्होंने इनोवेशन जोड़ा इसमें, फिर हम बोले रिप्रेजेंटेशन, एंड वहाँ पे जो वो कोऑर्डिनेटिंग बोल रहे थे इन्होंने बोला कंट्रोल की बात। तो देखिए सबका कॉन्सेप्ट देखेंगे अभी आगे, इन सब चीज़ों को ओवरऑल हम एक्सप्लेन करने वाले कि क्या होते हैं। फिर जॉर्ज आर ट्रेरी की बात की जाए तो जॉर्ज आर ट्रेरी का आप एकदम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 4 फंक्शंस बोले हैं कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्यूटिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, ये जॉर्ज आर ट्रेरी का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और फिर नेक्स्ट आपका है हेराल्ड स्मिथ। तो इन्होंने क्या बोला, POIM मीन्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इंटीग्रेटिंग, मेजरिंग। ठीक, फिर RC डेविस, इनका भी इंपॉर्टेंट है। अब RC डेविस ने क्या बोला, इन्होंने 3 फंक्शन बोला है ओवरऑल कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग। हर कोई अपने अकॉर्डिंग क्या किया है कि अपना व्यू दिया है कि उन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग बोला कि नहीं ये चीज़ें होनी चाहिए। बेसिकली अगर हम बोले फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में यही निकल कर आती है कि RC डेविस का करना था प्लानिंग होगा, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग, यही 3 काम होना चाहिए। फिर हेनरी फेयोल भी आपके इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 5 फंक्शंस बताए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। फिर कुंटस एंड ओडोनाल, ठीक, इन्होंने क्या बोला, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। यहाँ पे अब हम बोलेंगे कि इन सबको आपको याद करना पड़ेगा कि कौन क्या बोला है। ठीक है, कि अब मैक्सिमम लोगों को आप देख रहे हैं कि सबका क्या हो रहा है कि एकदम सेम वर्डिंग लग रहा है, बस उनके नंबर्स डिफर कर रहे हैं। कोई 5 बोला, कोई 3, कोई 4, कोई 7 बोला। तो अब ओवरऑल अगर हम बोलें कि आपका फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है तो इसमें ये जो पॉइंट्स निकल कर आते हैं कि आपके फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट्स में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये बेसिक फंक्शंस होने चाहिए किसी भी हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट में। ठीक है, किसी भी मैनेजर का ये बेसिक फंक्शन होता है, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल हो, या हम बोले सुपरवाइजर लेवल पे हो, वहाँ पे ये फंक्शंस होने ही होने हैं मैनेजमेंट के। अब चलते हैं हम 1 बाय 1 एक चीज़ पे डिस्कशन करते हैं। कि अगर हम बात करें आपसे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट्स की जो हमारी निकल कर आती है सारी चीज़ें, कि ओवरऑल क्या यहाँ पे है कि देखिएगा कि प्लानिंग पहला आपका आता है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हम बोले किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी भी मैनेजमेंट के लिए जो आपका है प्लानिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब क्या है प्लानिंग? Planning is always the first function performed by every manager. Planning refers to deciding in advance what to do, how to do, when to do and who is going to it.
अब देखिए कि मेन जो चीज़ें आती हैं कि प्लानिंग में, कि सबसे पहला काम आपको क्लियर होना चाहिए, आपका माइंडसेट कि आपको करना क्या है। फिर उसके बाद बात आती है कैसे करना है, फिर कैसे की बात आप कर सकते हैं कब करना है, उसका पॉइंट ऑफ टाइम क्या होगा कि जब आपको उस चीज़ को करना पड़ेगा। फिर कि जब वहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं, फिर हम कहें कौन करेगा, मीन्स आप उस काम को किससे कराएंगे, आप स्वयं करेंगे या किसी और से वो कराने वाले हैं। तो ये चीज़ें आपकी जो होती हैं बेसिकली प्लानिंग के अंदर आती हैं। प्लानिंग ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी स्टैंड टूडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। कहने का मतलब है कि प्लानिंग उस गैप की भरपाई करता है कि आज वर्तमान में हम कहाँ पे हैं और आने वाले समय में भविष्य में हम कहाँ पे जाने वाले हैं। उन दरमियान के बीच में मीन्स हम कहें कि वो जो बीच में गैप्स बन रहा है, उस गैप्स को फुलफिल करने के लिए हमारे पास प्लानिंग एक टूल्स है जिसके थ्रू हम उस गैप्स को फुलफिल कर सकते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है आपका, हम बोलें ऑर्गेनाइजिंग। अब जब प्लानिंग कर लेते हैं तो उसके बाद जो होता है ऑर्गेनाइजिंग। आफ्टर सेटिंग अप of plans, next function of every manager is to organize the activities and establishing an organizational structure to execute the plan। अब जब आप प्लान कर लेते हैं किसी भी चीज़ के लिए, अगर उस प्लान को हम कहें एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, आप उसको प्रैक्टिकलिटी में अप्लाई नहीं करा पाते, तो उस प्लान का कोई मतलब नहीं होता। तो इसलिए जो नेक्स्ट होता है आपका स्टेप्स, वो क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़ होती है कि कैसे उसको अब करना है। सेटिंग अप organizational structure means deciding the framework of working, how many units, sub units or departments are needed, how many posts or designators are needed। कहने का मतलब कि ऑर्गेनाइजिंग में आप ये डिसाइड करेंगे जो आप आगे काम करने वाले जो प्लानिंग किए हैं उसके लिए आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी यूनिट्स में आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बांटना है, फिर उस यूनिट्स में कौन कौन सी पोस्ट आने वाली हैं। ये सारी चीज़ें आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि प्रॉपर वे में, ताकि कि हम कहें कि हर किसी को उसके जो भी हम कहें कि लाइबिलिटीज़ है, जो भी उसके राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं, उसको सही से पता चल सके। मीन्स किस इंसान को क्या काम करना है वो प्रॉपरली पता चल सके। ये दूसरा काम होता है मैनेजमेंट ऑफ फंक्शन की, अगर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हम बात करें। फिर नेक्स्ट उसके बाद आता है स्टाफिंग। Staffing is the third step or function of a manager. It refers to recruiting, selecting, appointing the employees, assigning them duties, managing coordinate relationship and making care of grievances of employees। अब बात करें कि स्टाफिंग क्या होता है, जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ये यूनिट होंगे, इतने एम्प्लॉयज़ की जरूरत है, तो अब उन एम्प्लॉयज़ का क्या करते हैं, सिलेक्शन की बात आती है। कहाँ से आप उन एम्प्लॉयज़ को ले आएंगे, कौन बेस्ट एम्प्लॉयज़ होंगे आपके उस काम के लिए, फिर उनका अपॉइंटमेंट करना, फिर उनको क्या करना, आप क्या करेंगे, उस हर एम्प्लॉयज़ को उनके कार्यों को आप बताएंगे कि हाँ आपका एक कार्य होगा, मीन्स आपके हम कह सकते हैं राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं। फिर उसके बाद जो भी उनके प्रॉब्लम्स है, टाइम टू टाइम उनके प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि आप उनको उनके कार्यों को बता दिए कि हाँ आपको एक काम करना है, अब उस काम को करते समय अगर उनको कोई प्रॉब्लम्स हो रही है, उस प्रॉब्लम्स को आप सोचिए ही मत, बस बोल दीजिए कि नहीं आप करते रहिए। तो ऐसे नहीं होता, मीन्स बहुत ज़्यादा रूडली भी सही नहीं होता है। ठीक, फिर उसके बाद आगे चलें, हम कहें कि डायरेक्टिंग। Once the employees are appointed, there is need to instruct them and get the work done. Directing refers to giving direction or instruction to employees by motivating them, supervising in the activities of employees, communicating with them। अब बात आती है कि जब आप हर एम्प्लॉयज़ को क्या किए, उनके काम को बता दिए हैं, तब इसका मतलब ये नहीं है कि आप चादर ओढ़ कर सो जाइए कि नहीं अब तो हम बता दिए हैं सारा काम हो ही जाएगा ना। टाइम टू टाइम क्या करिए, आप एम्प्लॉयज़ से कम्युनिकेट करते रहिए कि हाँ आप जो कार्य कर रहे हैं क्या जैसा आपसे बताया गया था वैसा हो, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है कि ये सब चीज़ें समझ में आ रही हैं, और ज़रूरत पड़े तो समय समय पे आप उनको मोटिवेट करते रहिए। मोटिवेट करने के लिए आप सेमिनार्स कर सकते हैं, या हम कहें कि कभी कभी आप उनको टूर पे ले जाइए, जैसे भी हो सके। मीन्स उनका हम कहें कि मेंटल और फिजिकल दोनों तरीके से वो हेल्दी होने चाहिए। ठीक है, कि अगर एक हम कहें कि मेंटली सेटिस्फाई एम्प्लॉय आपके यहाँ नहीं है, तो उस दौर में आप या ऐसे सिचुएशन में जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है, जो आप अपना प्लान किए हैं एक्चुअली, उस प्लानिंग को आप कह सकते हैं कि फुलफिल नहीं कर पाएंगे, आप कहीं ना कहीं राह भटक जाएंगे। ठीक, फिर उसके बाद जो बात आती है कंट्रोलिंग की आती है। This is the last function of managers. In this function, managers try to match the actual performance with the planned performance, and if there is no match between both them, then manager try to find out the reasons of deviation and suggest corrective measures to come
ऑन द पाथ ऑफ द प्लान। अब देखिए जब आप सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो लास्ट में आपका आता है कंट्रोलिंग की बात। मीन्स जो आपने डिसाइड किया था और जो आपका एक्चुअल रिजल्ट निकल रहा है, क्या उसके अंदर कोई डेविएशन आ रहा है, मीन्स कोई डिफरेंसेस हो रहे हैं। कि अगर डिफरेंस आ रहा है मीन्स हम कहें कि आपने स्टार्टिंग में सोचा था कि आपको 1 लाख यूनिट बनाना है और एक्चुअल में आपका बन पाता है 80,000। तो अब ये जो 20,000 यूनिट्स का डिफरेंसेज है तो इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा ऐसा क्यों हुआ। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप सही से हम कहें कि कंट्रोलिंग की में कहीं पे भी लापरवाही करते हैं, आपने ध्यान दिया नहीं कि जैसे हम कहें कि जो प्रॉपर विदाउट प्लानिंग या हम कहें कि बिना जानकारी के कोई अगर डिसीजन ले लेता है मैनेजर, जैसे कि 20,000 यूनिट्स कम हुए तुरंत क्या किए, एम्प्लॉयज़ को बाहर कर दिए। नहीं आपने कम क्यों बनाया, नहीं आप पहले उसके रीजंस को जानेंगे। 20,000 क्यों हुआ, हो सकता है एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम किए हों, आपके यहाँ पावर कटिंग की प्रॉब्लम हुई हो, बीच में मशीन खराब हो गई हो, इसकी वजह से आपका कम हुआ कह सकते हैं प्रोडक्शन, या हम कहें कि टाइमली उनको रॉ मटेरियल नहीं मिल पाया, या हम कहें कि इन्वायरमेंटल कोई प्रॉब्लम आ गया कि कुछ ऐसे परिस्थितियाँ बनी, कुछ टाइम वर्किंग कंडीशन सही नहीं थे। तो आपको पूरा एक्चुअल परफॉर्मेंस का जो है या स्टैंडर्ड का दोनों का कंपैरिजन करके सही डिसीजन लेना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, फ्यूचर के लिए नेक्स्ट स्टेप आप प्लानिंग कर सकते हैं कि हाँ जो गलतियाँ आज हुई हैं उसको आने वाले समय में सुधारा जा सके। ये तो बात जैसे हम कहें प्रोडक्शन का, इसी तरीके से हम कर सकते हैं कि आप प्रॉफिट को भी ध्यान में रख सकते हैं कि मान लीजिए अगर आपने प्रॉफिट डिसाइड किया 5 लाख रुपए इस साल हम प्रॉफिट अर्न करेंगे और आपको हम कहें कि 4 लाख हुआ, तो आप उस क्यों इतना कम हुआ, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, इस चीज़ को आप क्या कर सकते हैं कि कंट्रोलिंग के माध्यम से आप पूरा कंप्लीट एनालिसिस कर सकते हैं। और या इस स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप जो भी हम कहें कि डिसीजन लेने वाले हैं, जो भी आपका रिजल्ट होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। मीन्स उससे क्या होगा कि जिस एम्प्लॉयज़ के ऊपर एक्चुअल इफेक्ट आना चाहिए उसी के ऊपर इफेक्ट आएगा, उसके वजह से दूसरे किसी एम्प्लॉयज़ को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नहीं तो नॉर्मली जैसे एक कहावत बोली जाती है, गेहूँ के साथ घुन पिसाता है, गलती कोई और करे और उसका हम कहें रिजल्ट भुगतान कोई और करे। लेकिन ये जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है इसके थ्रू अगर ये स्टेप्स फॉलो करते हुए जाते हैं तो यहाँ पे हम कहें कि जो एक्चुअली गलती करने वाला पर्सन होता है उसी के ऊपर हम कहें कि जो भी आपका डिसीजन लेंगे उसका इफेक्ट उसी के ऊपर जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट थे उनको 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। जो जैसे मेरा पहला था प्लानिंग। अब प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग इज द primary and basic managerial function. The process of management in fact begin with planning. Without performance planning function, nothing is in concrete कैन बी अचीव्ड। अब बात अगर की जाए कि प्लानिंग की, तो देखिए किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का हम कहें या हमारे लाइफ में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आज के टाइम में कोई है कि मीन्स 21st सेंचुरी की बात की जाए, प्लानिंग है। अगर आप विदाउट प्लान कोई भी काम करते हैं, हम करें कि आप डेली उठ रहे हैं कि सुबह और आपको दिन में काम कर क्या क्या करने हैं, अगर उसके लिए भी आप प्लान नहीं करें तो आप डेली बेसिस पे हम कहें कि पूरा दिन भर आपका माइंड डिस्टर्ब रहेगा। इसी तरीके से अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए, अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कोई यूनिट आपने ओपन कर लिया लेकिन बिना प्रॉपर प्लानिंग का, अब उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कब उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे करना है, किसके द्वारा करना है, ये सब चीज़ें आप प्लान ही नहीं किए हैं तो बिजनेस का जो हम कहें कि ओपन करने का मेन टारगेट है उससे कहीं ना कहीं भटक जाएंगे या बिजनेस को जिस लेवल पे आप पहुंचाना चाहते थे उस लेवल पे नहीं पहुंचा सकते हैं। ठीक, फिर प्लानिंग फंक्शंस कवर द सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स, डेवलपिंग ऑफ प्रोग्राम्स, डिजाइनिंग ऑफ स्टडीज। हम बात करें कि अगर प्लानिंग का, तो सबसे पहले आप अपना उद्देश्य निर्धारित कीजिए कि क्या आपके उद्देश्य हैं। फिर उसके बाद आप बात कीजिए कि उन उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए आपके पास कौन कौन से साधन हैं। फिर जब आप साधनों को देख लेते हैं तो उसमें से कौन सा आपके लिए बेस्ट है, फिर उसका कहें कि इवेल्युएशन कीजिए और इवेल्युएशन करते हुए उसको हम कहें कि प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करिए, इम्प्लाई करिए। इम्प्लाई करने के बाद आप कंट्रोल करिए उस पर कि हाँ रिजल्ट जो आपने प्लान किया था वो क्या आपके मन मुताबिक आया कि नहीं। ठीक, अब देखिए कि अगर क्विंटस एंड ओडोनाल के बात करें तो उन्होंने क्या दिया प्लानिंग का डेफिनेशन, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू। मीन्स प्लानिंग क्या है आपका कि पहले से पूर्वानुमान लगाना है कि आपको करना क्या है, कैसे करना है, कब करना है और उस चीज़ को कौन करने वाला है। ठीक है, तो अब अगर हम आगे बात करें नेचर ऑफ प्लानिंग का,
तो फ्यूचरिस्टिक इन नेचर या कैरेक्टरिस्टिक हम बात करें तो देखिए प्लानिंग क्या है आपका, फ्यूचरिस्टिक मीन्स कहने का मतलब है कि ये हमेशा भविष्य की बातें करता है, कि आने वाले समय की बातें करता है। फिर परसुएसिव इन नेचर्स, अब देखिए कि प्लानिंग की बात की जाए कि हमेशा जो आपका मेन मोटिव होता है कि प्लानिंग में कि कई सारे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कि अल्टरनेटिव्स डेवलप किए जाते हैं कि हाँ कि एक टारगेट हमारा है मान लीजिए जो अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास कौन कौन से रास्ते हैं, उन चीज़ों पे प्लानिंग बात करता है। अ मेंटल इंटेलेक्चुअल कॉन्टिन्यूस एंड सेलेक्टिव प्रोग्रेस, कि अब ये बात किया जाए तो ये हम कहें कि थोड़ा बहुत आपके दिमाग पे भी जोर देना पड़ेगा कि हाँ कि कैसे हम चीज़ों को करेंगे, और एक कंटिन्यूटी बनी रहती है कि मीन्स हम कहें अनवरत चलने वाली प्रक्रिया। ऐसा नहीं कि आज आपने जो एक बार प्लान कर लिया उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि नहीं बैठ गए, नहीं, टाइम टू टाइम आपको हम कहें कि अगर आज आपने प्लान किया, कल को जैसा आपने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग नहीं हो पाता है, कुछ फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फिर वहाँ पे उसके लिए भी आपको प्लानिंग करके रखना पड़ेगा कि हाँ ऐसे में आप क्या करने वाले हैं। फिर अब प्राइमरी मैनेजरियल फंक्शंस मीन्स हम कहें कि किसी भी मैनेजरियल फंक्शन का या किसी भी मैनेजर्स का ये एकदम बेसिक फंक्शन है, स्टार्टिंग है। फिर कंट्रीब्यूशन टू ऑब्जेक्टिव्स, अब इसका क्या होता है कि मीन्स प्लानिंग आपका जो होता है, जो आपके उद्देश्य हैं उसकी पूर्ति करने में सहायक होता है। इफ़िशियंसी ऑफ प्लानिंग, अब देखिए प्लानिंग एक तरीके से हम कहें कि जो आपके काम होते हैं वो उसमें इफ़िशियंसी ला देता है, ठीक है। और इसके साथ अगर हम मिलाएं ए टूल ऑफ कंट्रोल कि दैट्स मीन्स कि हम कहें नियंत्रण करने का भी आपके पास एक हथियार है कि जैसे आप अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो पहले ही क्या करते हैं, डिसाइड कर देते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को बता देते हैं हमें इन चीज़ों को करना है, और फिर जब एक्चुअल परफॉर्मेंस आती है तो उसके हिसाब से अगर कुछ भी डिफरेंसेस आ रहे हैं, डेविएशंस हो रहे हैं, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोलिंग कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे। अब बात आती है इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, मीन्स प्लानिंग का क्या महत्व है। तो देखिए प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, अगर हम बात करें तो एक तरीके से प्लानिंग हमें क्या कर रहा है, एक राह दिखाता है। मीन्स हम जब हर चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से किए रहते हैं तो हमें पता रहती है कि कब किस समय पे हमें कौन सा स्टेप लेना है, ठीक। फिर प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज़, कहने का मतलब कि जो भविष्य में अनिश्चितता है उसका जो हमारे कह सकते हैं कि उससे जो लॉस होने वाला है उस चीज़ को क्या करता है, प्लानिंग कम कर देता है, रिड्यूस करता है। देखिए ख़त्म नहीं करता, यहाँ पे ये नहीं बोला गया कि एकदम से ख़त्म कर देगा। हम कहें कि अगर आप कहीं जाने वाले हैं, आपको कुछ करने वाले हैं, लग रहा है कि हाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है, अगर आप उसी चीज़ को प्लान्ड वे में करेंगे हो सकता है जो लॉस आपको बहुत ज़्यादा होने वाला था वो मिनिमाइज हो जाए। लेकिन इस चीज़ को आप नहीं कर सकते कि नहीं वो लॉस अब होगा ही नहीं, ऐसा कभी नहीं कहा जा सकता है। मीन्स 100% श्योरिटी के साथ आप इस चीज़ को नहीं कर सकते हैं। फिर प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़, देखिए दूसरी बात जो आती है प्लानिंग में कि अगर हम कहें कि आप बिना प्लानिंग का कोई काम कर रहे हैं तो कई बार ऐसा हो जाता है कि एक ही कार्य को हमें कई बार रिपीट करना पड़ जाता है। एंड हम कहें कि कुछ एक्टिविटीज़ हमारी ऐसी हो जाती हैं जो उस काम को करने के लिए ज़रूरत ही नहीं थी। यही चीज़ आपका क्या करता है, प्लानिंग इस चीज़ को खत्म कर देता है। मीन्स अगर आप प्रॉपर प्लानिंग किए हैं, एनालिसिस किए हैं पहले से, तो आपको ये पता चला कि कौन सी एक्टिविटीज़ आपके उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ज़रूरी हैं और कौन सी बेकार की हैं, ठीक। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़, अब देखिए जब आप किसी चीज़ के लिए प्लान करते हैं तो कई बार आपको ऐसी ऐसी चीज़ें सामने निकल कर पता चलती हैं जो आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। आप सोचिए ना, कई बार अपने लाइफ में ही हम लोग को ऐसा होता है कि जब बैठ के हम किसी चीज़ के बारे में पहले से तैयारी करते हैं और जब उसको तैयारी करते के बाद हम एक्चुअल में परफॉर्मेंस करने जाते हैं तो हम सरप्राइज होते हैं, ओ माई गॉड, हम तो ऐसा कभी सोचे नहीं थे कि ऐसा भी हो सकता है। अगर आप उस काम को बिना प्लानिंग के तरीके से करते तो आपको पता चलता है कि अरे नहीं, जैसे हम आपको एक एग्जांपल दें, मान लीजिए आपको कहीं घूमने जाना है, आपने क्या किया कि अपना बैग उठाया, सीधा निकल गए घूमने और घूम कर चले आए। और वहीं दूसरा आपका एक फ्रेंड था, वो घूमने जाने से पहले क्या किया कि 10 लोगों से बातें किया कि अच्छा हम यहाँ पे घूमने जा रहे हैं, कहाँ कहाँ पे हमें जाना चाहिए। मीन्स वो पूरा प्लान्ड वे में जा रहा है, तो हो सकता है वो जाए आपसे कम समय में, कम कॉस्ट में, वो उन चीज़ों को जहाँ पे जा रहा था, जो मेन इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे, जो वहाँ की खूबियाँ थी, उन चीज़ों को जान के वापस भी आ जाए। रीज़न कि उसने क्या किया कि कई लोगों से पूछा, फिर उसने प्लान किया और आपको पता ही नहीं था, पता चला कि आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ हम कहें कि उस जगह पर आपसे कोई दुकानदार जो ऐसा है कि जान रहा कि आप बाहर से आ रहे हैं, तो अननेसेसरी पैसा आपसे वसूल लिया। मीन्स जो चीज़ें नॉर्मल प्राइस के उससे अधिक वसूल लिया। और दूसरा वाला जो फ्रेंड था उसको ये पता चल गया कि अच्छा इस जगह पे जाएंगे हमारे लिए कॉस्ट कम लगेगा, यहाँ पे हम जाएंगे हमारे से कितना अधिक पैसा वसूला जा सकता है, तो पूरा प्लानिंग करके गया। तो ये चीज़ें हैं।
ठीक। फिर प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। अब देखिए कि जब आप किसी चीज़ को प्लान करने लगते हैं तो उसमें हम कहें कि निर्णयन की क्षमता भी एक क्या करता है आपके अंदर जागृत करता है, या हम कहें कि ये डेवलप करता है निर्णय की बात कि अगर आप जब प्लानिंग करें तो हर स्टेप पे आप देखिए क्या करना है, आपको डिसीजन लेना है कि ये चीज़ें करें या नहीं करें, अगर करेंगे तो कैसे करेंगे। ठीक। फिर प्लानिंग इस्टेब्लिशेज स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। अब जब आप प्लानिंग करते हैं तो हम कहें कि एक स्टैंडर्ड बनाते हैं, मीन्स हाँ हमें एक कहें कि एक टारगेट आप डिसाइड करते हैं, इस टारगेट को हमें क्या करना है, फुलफिल करना है। तो उससे क्या होता है कि जब आप टारगेट डिसाइड कर लेते हैं तो कल को अगर कुछ भी डिफरेंसेस होते हैं तो उस डिफरेंसेस को आप कर सकते हैं कि सही तरीके से जान सकते हैं, उसका मेन रीज़न कहाँ है, क्या था, क्या प्रॉब्लम्स हुई, वो आप आराम से जान सकते हैं। फिर फोकसेस अटेंशन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। अब देखिए मेन जो जब आप प्लानिंग करते हैं तो इसका मेन फोकस हम कहें कि या मेन अटेंशन जो होता है, जो कंपनी का उद्देश्य होता है उस पर रहता है। मीन्स जो अदर चीज़ें होती हैं, अननेसेसरी चीज़ें, उनसे क्या होता है कि आप बच जाते हैं। ठीक। इम्प्रूव्स इफिशिएंसी एंड लीड्स टू इकोनॉमिकल ऑपरेशन। अब कहें कि जब प्लानिंग आप करते हैं तो जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनमें इफिशिएंसी आता है, मीन्स हम कहें कि जो वेस्टेज वगैरह हमारे होने वाली होती हैं वो नहीं होती, हर एम्प्लॉयज़ को उसको पता होता है कि क्या करना है एक्चुअली। एंड दूसरी चीज़ इकोनॉमिकल ऑपरेशन, मीन्स हम कहें कि आपका जो कॉस्ट होता है वो कॉस्ट मिनिमम हो जाता है, मीन्स अननेसेसरी जो कॉस्ट आने वाले थे वो पैसे आपके बच जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है और आपका प्रॉफिट जो होता है वो मैक्सिमाइज हो जाता है। ये इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग हुई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। अब देखिए कि जरूरी नहीं कि प्लानिंग हर जगह सक्सेसफुल हो जाए, ठीक है। तो इसके कुछ कर सकते हैं कि बैकड्रॉज भी हैं या लिमिटेशन, अगर इस पर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो अच्छी बात। देखिए प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। अब ये क्या है, वंस प्लान्स आर मेड टू डिसाइड टू फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन द मैनेजर मे नॉट बी इन अ पोजिशन टू चेंज देम। अब देखिए कि बात आती है कि जब आप प्लानिंग कर लेते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अगर हम कहें लॉन्ग टर्म के लिए आप प्लानिंग किए हैं, ठीक है, तो वहाँ पे अब आप कभी चेंज करने की ज़रूरत हो गई कि उसमें मॉडिफिकेशन है तो आप फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं कर सकते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, ठीक है। अब हम कहें कि मान लीजिए आपको कुछ 1 करोड़ का प्रोजेक्ट लेना था, ठीक है, आप उस पर बहुत सारा टाइम लगाएं, अपना हर चीज़ों को एनालिसिस किया, हर एंगल से उस प्रोजेक्ट को, और उस प्रोजेक्ट पे आपने वर्क स्टार्ट किया और सडनली आपको लगता है कि नहीं 1 करोड़ के प्रोजेक्ट पे आपको नहीं जाना चाहिए, तो आप वहाँ से अपने आप को बैक नहीं आ सकते क्योंकि इतना लॉन्ग टर्म चीज़ें हैं, इतनी ह्यूज अमाउंट्स की उसमें रिक्वायरमेंट है कि आप इतना कुछ करके गए हैं, आप बहुत ज़्यादा लॉस में फंसेंगे। इसीलिए बोला जाता है प्रॉपर प्लानिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप हर एंगल से उस चीज़ को एनालिसिस कर लीजिए तब आगे बढ़िए। फिर प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। अब देखिए कई बार क्या होता है कि जो हम कहें कि प्लान किए रहते हैं वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो पाती हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो कहें कि वातावरण है कि वो हमेशा चेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम कहें कि आज के दिन में अभी हम मान लीजिए कुछ चीज़ें प्लान किए, कल 2 साल बाद क्या होगा या 6 महीने बाद हम कहें कि इलेक्शन हो गया, सरकार बदल गई, तो देखिए आपने देखा भी होगा कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट क्या होता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो हमारा इन्वायरमेंट होता है वो चेंज होता रहता है। फिर हम कहें कि आज हम कोई चीज़ प्लान किए हैं कि आज के टाइम में जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो कानून है वो कुछ और है, कल सडनली क्या हुआ गवर्नमेंट ने कानून चेंज कर दिया, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, तो वहाँ पे जो हमने आज प्लान किया था वो हमारा प्लान फुलफिल नहीं हो पाता, मीन्स उसके अकॉर्डिंग हम काम नहीं कर पाते। तो ये भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हमें क्या करना होता है कि फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए प्लान करना चाहिए, ठीक। और फिर आगे बोलें कि कई बार क्या होता है कि जैसे हम प्लान किए हैं कि कोई ऐसा प्रोडक्शन बनाने का जो वो सडनली क्या होता है कि हम कहें कि जो हमारे कस्टमर्स हैं उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो जाते हैं कि, और हम टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होने की बात करें कि हमारा जो फैशन वगैरह होता है वो ज़्यादातर हमारा जो होता है एक्ट्रेस एंड एक्टर से अफेक्टेड होता है। मीन्स जो हमारी हम चीज़ों को देखते हैं, जो हमारे एक्टर एक्ट्रेस हैं या जो मूवीज़ आती हैं उसके अकॉर्डिंग देखिए बहुत जल्दी हम कर सकते हैं, हमारा फैशन चेंज होता है। या हम कहें हमारे कंपटीटर की पॉलिसी चेंज हो जाए तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, तो हमारा जो प्लान होता है कई बार वो वर्क नहीं कर पाता। तो हमें प्लान करते समय हर एंगल्स को अच्छे से ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। फिर इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। अब देखिए कि एक तरीके से बोला जाए कि अभी क्या बोला, प्लानिंग क्या करता है कि आपको डिसीजन मेकिंग के लिए या हम नई चीज़ों को, इनोवेटिव चीज़ों को लाने का मौका भी देता है। और दूसरी तरफ ये बोला जा रहा है इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। अब यहाँ पे बात क्या थी कि मान लीजिए कि जैसे मैनेजमेंट ने किसी चीज़ को पहले एक बार डिसाइड कर लिया, स्टार्टिंग में प्लानिंग कर लिया, अब बाद में हम कहें कि कोई एम्प्लॉइज़ है वो लाके उसके माइंड में कुछ नया आइडिया आता है, वो बताना चाहता है,
उस जगह पे वो पॉसिबिलिटीज़ नहीं हो पाती हैं, क्योंकि आप जो प्लान किए हैं पहले से वो उस पर आप बहुत ज़्यादा टाइम एंड मनी वेस्ट कर चुके हैं, फिर आप उसमें सडनली कोई चेंज करना चाहें वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, मीन्स नई चीज़ों का यहाँ पे क्या करता है कि फिर से दोबारा हम कहें कि सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। ठीक, आगे चलते हैं कि प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। अब देखिए कि यहाँ पे जो बात आ रहा है कि अगर हम इकोनॉमिक फैक्टर ऑफ पॉइंट व्यू से बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि प्लानिंग जो होता है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लागत लग जाती है। जाहिर सी बात है, क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ के लिए प्लानिंग करते हैं, किसी भी चीज़ पे आप फोकस करते हैं, तो उसके लिए आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट कराने की ज़रूरत होती है। वहाँ पर हम कहें कि डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत होती है। उसके लिए आपको एक अच्छा मैनेजर चाहिए जो पढ़ा लिखा हो कि सही डिसीजन ले सके, तो अब उसको सैलरी आपको देना पड़ेगा। लेकिन हम दूसरी तरफ बोलें कि ठीक है कॉस्ट लगता है, लेकिन इस कॉस्ट की वजह से हम कहें आपका जो अननेसेसरी कॉस्ट होता है वो बच जाता है। फिर इट इज़ ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, कि कहने का तो कि ये समय लेता है। मीन्स जब भी आप कोई प्लान करते हैं तो एक कह सकते हैं कि ऐसा तो नहीं कि एक दिन में 2 दिन में आप हर चीज़ों को डिसाइड कर लेंगे। इस पर आपको काफ़ी टाइम देना पड़ेगा, काफ़ी समय होता क्या है कि जैसे आपको होता है कि ना कि कई सारे अल्टरनेटिव्स हमें देखने पड़ते हैं। मीन्स जो आपका उद्देश्य है उस उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए आपके पास कौन कौन से साधन उपलब्ध हैं और उनमें से कौन सा आपको बेस्ट है। जब इन सब चीज़ों को इवेल्युएशन करना होता है तो इसमें टाइम लगने ही वाला है। तो ये कहीं से भी कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये हम बोलें कि जो यहाँ पे लिमिटेशंस बताई जाए प्लानिंग, इस जो हम कहें कि स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएटिंग होगा। लेकिन जब बिग ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, जब आपके उद्देश्य बड़े हो जाते हैं, तो ऐसे जगहों पे हम कहें कि ये चीज़ें आपके लिए इररिलेवेंट हो जाती हैं। कि हम कहें कि अगर आपको अरबों का प्रोजेक्ट आपका है तो ये अरबों के प्रोजेक्ट्स पे हम कहें लाख रुपए आपका अगर प्लानिंग पे चला जा रहा है, 1-2 महीने आपका प्रोजेक्ट डिले होता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपका प्रोजेक्ट का इफिशिएंसी अगर बढ़ जाता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका प्रॉफिट अगर बढ़ जाता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। अब देखिए कि जैसा कि पहले भी हम बताएं कि अगर आप कोई चीज़ प्लान करके चल रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको 100% श्योरिटी है कि वो सक्सेस मिलेगा। लेकिन हाँ, ये चीज़ कहा जा सकता है कि जो आपके सक्सेस होने के चांसेस रहते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं इन कंपेरिजन टू विदाउट प्लानिंग। अगर आप बिना प्लानिंग के कोई काम करते हैं तो वहाँ पे आपका जो सक्सेस होने का चांस रहता है, और हम कहें कि आप प्लान करके अगर कोई काम करें वहाँ पे बढ़ जाता है सक्सेस होने का। पहले मान लीजिए आपका हम कहें कि 50% चांस है सक्सेस होने का, आप प्लान करके कर रहे हैं तो यहाँ पे हो सकता है 90% या 99% आपका चांस बनेगा कि आप सक्सेस होंगे। अगर आप सक्सेस नहीं होते हैं तो जो आपका लॉस होने वाला था वो लॉस जो रहेगा वो भी क्या होगा कि मिनिमाइज हो जाएगा। फिर लैक ऑफ एक्यूरेसी, मीन्स प्लानिंग करने के बाद आप ये चीज़ को नहीं कर सकते कि जो आप प्लान किए हैं एकदम एक्यूरेट वही चीज़ें होंगी। डिफरेंसेस आते हैं, डेविएशंस होते हैं। मीन्स हम जैसे आपको पहले बताएं कि अगर आप 1 लाख का अगर डिसाइड किए थे प्रोडक्शन करने का, 1 लाख के बजाय आपने 80,000 प्रोडक्शन किया, तो ये डिफरेंसेस आ रहे हैं। अब देखिए एक्यूरेट नहीं हुआ, लेकिन हम कहें कि जो डिफरेंसेस है उस डिफरेंसेस के मेन रीजंस को अब आप जान सकते हैं क्योंकि आपने प्रॉपर प्लानिंग किया था, आप कंट्रोलिंग कर सकते हैं। अब चीज़ें आपके सामने हम कहें कि ओपन है एकदम ले कि हर चीज़ों को आप एनालिसिस कर सकते हैं हर एंगल से। ये बात आई लिमिटेशंस की। फिर आगे चलें, एक्सटर्नल लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। अब देखिए कि कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम कहें कि कंट्रोल में नहीं होती हैं, कि मैनेजर के हाथ में नहीं होता है, कि कुछ ऐसे भी चीज़ें होती हैं। अब जैसे बोले नेचुरल कैलेमिटी। अब मान लीजिए कि हम कहें कि आप प्लान तो कर लिए, सब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग जैसा सोचे थे वो चलना चाहिए, लेकिन सडनली क्या हुआ कि बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई। अब इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, तो इसकी वजह से भी क्या होता है कि जो आप प्लान किए रहते हैं वो कई बार नहीं हो पाता है, उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट नहीं मिल पाता। फिर कंपटीटर्स पॉलिसी की, मीन्स जो अभी हम कहें कि कंपटीटर्स के आज के टाइम में आप जो प्लान कर रहे हैं, आप ये मानकर चलें कि कंपटीटर्स का स्ट्रेटजी जो करंट में चला इस तरीके से चलेगा। या हम कहें कि आप कोई प्रोडक्ट बनाने वाले, आप उसका MRP डिसाइड करते हैं 1000 रुपये के, और आप ये देखते हैं कि आज के टाइम में कंपटीटर्स जो मार्केट में थे उस प्रोडक्ट को वो 1100 में बेच रहे हैं, तो आपको लगा कि नहीं 1000 में हम बेचेंगे, हम सक्सेस हो जाएंगे। और सडनली क्या हुआ कि आपके जो बाकी कंपटीटर्स हैं उस प्रोडक्ट का प्राइस 900 कर दिए, मीन्स आपसे भी लो चले गए। तो उससे में क्या होगा कि जो आप प्लान किए थे वो फेल हो जाएगा। अब उनका रीज़न कुछ भी हो सकता है चेंज करने का, हो सकता है कि जो उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था वो कम हो गया और इसलिए उन्होंने अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम कर दिया, तो बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। फिर
चेंज इन टेस्ट एंड फैशन एंड ट्रेंड्स इन मार्केट, जैसा हम पहले ही आपको एक्सप्लेन किए कि जो हमारे कस्टमर्स होते हैं अगर उनका टेस्ट चेंज हो गया या हम कहें कि फैशन चेंज, जो मार्केट में हम कहें कि आज के समय में दौर चला था, जो ट्रेंड्स चल रहा था वो सडनली चेंज हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो आप प्लान किए रहते हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं आप अचीव कर पाते हैं रिजल्ट्स को। चेंज इन टेक्नोलॉजीज, कई बार क्या होता है कि आप आज के टाइम में देख रहे हैं कि हमारा जो डे बाय डे है टेक्नोलॉजी हर दिन इंप्रूव हो रहा है। कि जैसे हम कहें कि आप मोबाइल ही ले लेते हैं, आप आज सोच के लिए अच्छा हमें ये चीज़ें चाहिए मोबाइल में फंक्शन, आप कल गए परचेज करके आए और परसों ही देखते हैं कि उससे बेहतरीन फीचर और हो सकता है कम कॉस्ट में आ गया। तो ऐसे में क्या होता है कि जो आप प्लान करके जिस अकॉर्डिंग आप लिए थे वो आपको थोड़ा सा लगता है कि नहीं काश हम रुक गए होते हैं। तो यही चीज़ें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, मान लीजिए आपने कोई चीज़ टेक्नोलॉजी बेस्ड परचेज करना था, आप परचेज करते हैं, लेकिन सडनली क्या हुआ कि कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई जो उससे बेटर थी, तो वहाँ पे आपका प्लान फेल कर सकता है। इसलिए क्या होता है कि आप जब प्लान करते हैं सिर्फ और सिर्फ वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में नहीं, फ्यूचर को भी ध्यान में रखते हुए क्या किया जाता है कि प्लानिंग किया जाता है। मीन्स हर एंगल्स को क्या करता है एनालिसिस करना पड़ता है। इसीलिए प्लानिंग में क्या होता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, ठीक, और टाइम टेकिंग हो जाता है। चेंज इन गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज, जैसा हम पहले बताएं कि अगर गवर्नमेंट चेंज हो गई या हम कहें कि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज चेंज हो गई तो उसके अकॉर्डिंग भी क्या होता है कि जो हम प्लान किए रहते हैं वो कई बार नहीं रिजल्ट दे पाता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे, प्लानिंग प्रोसेस। अब देखिए कि हम बात करें कि अगर जब हम प्लानिंग करने जाते हैं तो उस प्लानिंग में कौन कौन से स्टेप्स हमें लेने पड़ते हैं, क्या चीज़ें होती हैं उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला होता है सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहला काम आपका प्लानिंग होता है, आप अपने उद्देश्यों का निर्धारण करिए। मीन्स आपको जब तक अपना ऑब्जेक्टिव नहीं पता होगा तब तक आप सही प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। मीन्स सही चीज़ों, आप जो भी भविष्य में करना क्या है उसके बारे में सही निर्णय नहीं ले सकते हैं। तो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपका ऑब्जेक्टिव। जैसे हम आप लोग को भी बोलते हैं कि अगर आप लोग BHU एंट्रेंस का फॉर्म भरे हैं तो फॉर्म किस लिए भरे ये आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कि हाँ बुआ का लड़का भर रहा था इसलिए भर दिए, पापा बोले इसलिए हमने भर दिया, अंकल बोले इसलिए। अगर ऐसे सिचुएशन में आपने फॉर्म भरा है तो फिर वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। जब तक आपके अंदर की इनर फीलिंग नहीं आएगी कि मीन्स हम फॉर्म भरे हैं सेल्फ के लिए, मीन्स हम BHU जाएंगे, मेरा वहाँ से पर्सनल गेन क्या होने वाला है, अगर ये चीज़ आपको नहीं पता होगी तो हम बता दे रहे हैं कि उस लेवल का प्रिपरेशन कभी नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आप करेंगे क्या, प्रिपरेशन करेंगे कि मीन्स तैयारी करते रहेंगे। कोई भी पूछेगा हाँ तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उस तैयारी का रिजल्ट क्या निकलने वाला है ये किसी को नहीं पता रहेगा, ठीक। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आप अपने उद्देश्य को निर्धारित कीजिए, मीन्स आप अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड कीजिए, आपका मेन ऑब्जेक्टिव है क्या, ठीक। फिर डेवलपिंग प्रीमाइसेस, कि अब यहाँ पे क्या होता है कि जब आप कोई भी चीज़ हम कहें कि ऑब्जेक्टिव अपना डिसाइड कर चुके हैं, अब उसके बाद आप इस चीज़ को देखिए कि हाँ उस चीज़ को करने के लिए आपको करना क्या है। कि जैसे हम बोले कि प्रीमाइसेस रिफर्स टू मेकिंग एजम्पशंस रिगार्डिंग फ्यूचर्स, मीन्स आप फ्यूचर को लेकर एजम्पशंस, मीन्स ये चीज़ें देखिए क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। प्रीमाइसेस आर द बेस ऑन विच प्लान्स आर मेड, इट इज़ ए काइंड ऑफ फॉरकास्ट मेड कीपिंग इन व्यू एग्जिस्टिंग प्लान्स एंड एनी पास्ट इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस पॉलिसीज। कहने का मतलब है कि आप किसी से जो आपके सीनियर्स हैं या हम कहें कि जो उस काम को पहले कर चुका है उनके आप क्या कीजिए कि व्यूज़ को जानिए, उनके अनुभव को जानिए और आप भविष्य के बारे में सोचिए कि हाँ क्या क्या परिस्थितियाँ भविष्य में बन सकती हैं। उसके अनुसार आप अपने उद्देश्यों को कैसे पूर्ति कर सकते हैं कि मीन्स उन चीज़ों को जो भविष्य में आने वाली उनका सामना कैसे करने वाले, ये बातें आती हैं। फिर लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव्स फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। अब जब आप अपना उद्देश्य निर्धारित कर चुके होते हैं और आप भविष्य को एनालिसिस कर चुके होते हैं तो आपको एक चीज़ ये भी ध्यान देना होता है कि अलग अलग चीज़ों को आपको देखना पड़ता है हर एंगल से। मीन्स कि हम कहें कि उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए केवल आप एक ही टारगेट मत डेवलप करिए, मीन्स एक ही चीज़ों पे आप एक राह पे मत चलिए। उसके लिए आप देखिए कि कौन कौन से ऐसे ऐसे साधन हैं जिसके अनुसार पर आप चल के या जिसके थ्रू आप अपने उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सकते हैं। मीन्स आफ्टर सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव्स द मैनेजर्स मेक्स ए लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव्स थ्रू विच द ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव एज देयर कैन बी मेनी वेज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। कहने का मतलब कि आपका जो प्लानिंग है कि जो आपके बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है उसी उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए आपके पास हो सकता है कई सारे रास्ते हों, तो आप हर रास्तों का एनालिसिस कीजिए और उसमें से कौन सा आपके लिए बेहतर है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब हम बात करें इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव कोर्सेज।
अगर हम कहें कि आपके पास मान लीजिए कि जो आपका उद्देश्य है, ये जो आपका बिजनेस का हम कहें ऑब्जेक्टिव्स है, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम कहें आपके पास 5 रास्ते मिलते हैं। अब हर वेज का मीन्स आपके पास 5 ऑप्शंस मिलते हैं, तो हर ऑप्शन का आप क्या करिए, अच्छे से इवैल्यूएशन कीजिए। हो सकता है कोई ऑप्शन आपके लिए बेटर हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा है, इसलिए आप नहीं उसको क्या कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। या हम कहें कोई ऑप्शन आपके लिए अच्छा है, लेकिन उसके लिए आपके पास मैन पावर की कमी है, उसमें मैन पावर अधिक चाहिए था, तब आप उसको नहीं अवेल कर सकते। तो ये सारी चीज़ों का आपको हर एंगल से इवैल्यूएशन करना पड़ता है। फिर सिलेक्टिंग एंड अल्टरनेटिव्स, फिर उन सभी में से जो आपके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मीन्स आपके बिजनेस को जो सूट कर रहा हो, जिसके हिसाब से आपको लगता है कि आप अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को या आप अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं, तब उसमें से क्या कीजिए कि उसका सिलेक्शन कीजिए। जैसे अभी बोलें कि आप लोग भी रहे होंगे, जब स्टार्टिंग में फॉर्म भरें BHU एंट्रेंस का, तो आप भी इस चीज़ का डिसाइड करे होंगे, अच्छा आपको कहाँ से तैयारी करना चाहिए। आप देखे होंगे कि अच्छा 5-6 कोचिंगें हैं, अच्छा इन कोचिंगों में से कौन सा आपके लिए बेस्ट है। हो सकता है कोई कोचिंग आपके लिए बेस्ट लगी हो, लेकिन आपके घर से दूरी बहुत ज़्यादा रही हो, नहीं जा सकते थे। या हम कहें कि आपको कोई कोचिंग अच्छी लगे, आप वहाँ पर क्या फीस बहुत ज़्यादा था, इसलिए आप नहीं जा सकते। हो सकता है कि आपको कोई कोचिंग अच्छी लगी, लेकिन वहाँ के टीचर्स जो थे उनसे आपका कॉन्सेप्ट नहीं मैच कर पाया, तो इसलिए आप नहीं। तो आपको हर एंगल से एनालिसिस करते हुए तब जाके सिलेक्शन करना पड़ता है, ठीक। फिर अब चले नेक्स्ट पे, इम्प्लीमेंट द प्लान। फिर जब आप सेलेक्ट कर लेते हैं, तो अब उसके बाद हम कहें कि उसको ज़मीनी धरातल पे आप उसको लागू करिए कि द मैनेजर प्रिपेयर और ड्राफ्ट द मेन एंड सपोर्टिव प्लान्स ऑन द पेपर, बट देयर इज़ नो यूज़ ऑफ दीज प्लान्स अनलेस एंड अनटिल दीज आर पुट इन एक्शन। कहने का मतलब है कि अगर आप प्लान कर लिए, सब कुछ कर लिए, लेकिन उसको एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में आप अप्लाई नहीं करते हैं, तो उसका कोई भी हम कहें रिजल्ट नहीं आ सकता। जैसे हम कहें कि आप लोग अक्सर क्या करते हैं, प्लान करते हैं, आज हम ऐसे स्टडी करेंगे, हम कल सुबह इतने बजे उठेंगे। प्लान तो आप अच्छे से करते हैं, लोग डायरी बना लेते हैं, टाइम टेबल बना लेते हैं, लेकिन उसका अप्लाई करने की बात आए तो हम कहें हो सकता है 2-4% लोग करें, और उसकी वजह से जो होता है कि आप देखते हैं कि आपका रिजल्ट भी वैसे ही आता है। तो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है प्लानिंग। प्लानिंग के बाद अगर हम कहें कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपका है इम्प्लीमेंटेशन, कि मीन्स आप उसको लागू करिए। अगर केवल और केवल आप प्लान करके क्या किए रुक गए, तो आप जो अपने उद्देश्य की हम कहें कि पूर्ति करना था, उस चीज़ को नहीं कर पाएंगे, ठीक। फिर आगे आता है फॉलो अप। Planning is a continuous process, so manager's job does not get over only by putting the plan into actions। कहने का मतलब है कि अब जब आप कोई भी चीज़ को हम कहें कि एक्चुअलिटी में ला दिए, तो आप वहीं से नहीं है कि बैठ जाइए कि अब आपका काम खत्म नहीं। आप टाइम टू टाइम उस चीज़ को एनालिसिस करते रहिए कि जो चीज़ें आपने डिसाइड किया था, क्या उसी के अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है, तो आप ध्यान दीजिए कि आपसे कहाँ पे गलती हो रही है, उस गलती को सुधारने की कोशिश करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये आपका जो हम कहें कि प्लानिंग से रिलेटेड बातें हुई, आई होप आपको समझ में आई होगी क्लास। तो हम अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।